दोस्तों रसायन विज्ञान का जो पेपर है ये सितंबर माह का गजब का पेपर है ये। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। 11वीं कक्षा का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि MCQ है। पहला है NTP पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। तो ये 12वीं क्लास के अक्टूबर में जो अभी असाइनमेंट जारी हुआ है अक्टूबर का 12वीं क्लास का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसका मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या होता है उसका? 22.4 लीटर। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन की सांद्रता तापक्रम में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होता? तो मोललता जो है ये परिवर्तित नहीं होता, बाकी सारे के सारे परिवर्तित होते हैं। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कम ऊर्जा वाला उपकक्षक है। तो उपकक्षक जो है वो आपका डी ऑप्शन 5S है। और हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या जो है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोल प्रभाज मोललता और मोलरता को आपको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर तीनों की परिभाषा मैंने लिख दी है एक एक लाइन में, तो इनको आराम से आप याद कर सकते हैं। देख लीजिए ये पूरे के पूरे लाइन वाइज आपके इनके तीनों के आंसर है, ठीक है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया है आपसे, 40 ग्राम NOH को घुला करके बनाए गए 2 लीटर विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। और दूसरा है उत्सर्जन एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम के बीच अंतर बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो मोलरता जो होती है वो होता है विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणा में विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो यहाँ लीटर में दिया गया है, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। NOH का अणुभार जो हम निकालेंगे वो कितना होता है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40 अणुभार, ठीक है। तो हम जो है विलयन का अणुभार हमें दे रखा है यहाँ पर कितना, 40 ग्राम पहले ही दे रखा है NOH का अणुभार, ठीक है। और तो अणुभार हमने 40 ग्राम इसका हमने निकाल लिया। और वैसे हमारे को जो है विलय का अणुभार जो दे रखा है 40, ठीक है। तो चलिए हम इसके आंसर को रख देते हैं। तो 40 तो आपका दिया गया, विलय का भार हमने निकाल लिया और विलय का अणुभार जो हमने निकाल लिया 40, और पहले आपको क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। और 2 जो होती है ये विलयन का आयतन जो है लीटर में, वो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, तो 2 यहाँ पे रख दिया। इसके बाद में इसको काट पीट दिया तो 1/2 आया, और 1/2 को जब डिवाइड किया तो 0.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा मोलरता का। आगे बढ़ते हैं, अवशोषण और जो है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के बीच में अंतर बताना था। तो परिभाषा के हिसाब से हमने बताया है दोनों में अंतर क्या हो सकता है। ऊर्जा की खपत के आधार पे बताया गया है कि कौन कम ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तीसरा हमने बताया है आपको दिखावट यानी दिखने में उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है। और चौथा हमने बताया परमाणु की ऊर्जा जो है उनमें कैसी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले Na2SO4 का मोलर द्रव्यमान जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसका मोलर द्रव्यमान जो हो जाएगा, सोडियम 2 है तो 2 गुना सोडियम का द्रव्यमान मोलर जो होता है वो कितना होता है आपका 23। और आपका सल्फ़र का जो होता है वो कितना होता है 32.066। और उसके बाद में क्योंकि ये 1 है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया। और ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और ये ऑक्सीजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल किया तो 142.066 ये आ गया हमारे पास। ये समझ में आ गया। अब जो जो तत्व हैं उनका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान, तो सोडियम का अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर इस टोटल कितना है 46, तो 46 ये आ गया। और इसका जो हमने टोटल निकाला वो कितना है 142.066 गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर देंगे तो इसका प्रतिशत आएगा 32.4। इसी तरह से सल्फ़र का निकालेंगे तो सल्फ़र का कितना है 32.66 है हमारे पास सल्फ़र। तो सल्फ़र ले लिया और उसके बटे में टोटल ले लिया, टोटल ये आ गया गुणा में 100 तो इसका आ गया 22.6%। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास इसमें 4 है। ऑक्सीजन टोटल कितना है 16 चौक 64, तो 64 ले लेंगे। तो ऑक्सीजन लेते हैं 64, आपका बटे में टोटल 142.066 गुणा में 100 तो ये आ जाएगा 45.05। तो ये हो गए सभी जो आपके इनका अणुभार है वो हमने द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो निकाल लिया सोडियम सल्फेट का। ये उत्तर हो गया इसका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ग्राम में हमें निकालनी है। तो देखिए मीथेन है CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो हमारे को मिला कार्बन डाइऑक्साइड और जल,
ठीक है। और ये कितना है, 1 है, 1 मोल है। 1 मोल मतलब इसके आगे कुछ भी गुणा नहीं है, इसके आगे भी कुछ गुणा नहीं है, इसके आगे 2 गुणा है, तो ये 2 मोल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है ये 1 मोल है और कार्बन यहाँ पर 1 मोल है, लेकिन H2O यानी कि जल जो है ये 2 मोल है, 2 गुणा H2O है ना, तो 2 मोल हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 CH बराबर जो है तो उसका 16 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। आ जाइए देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में 16 ग्राम दिया गया मीथेन। तो ये एक का दिया गया है, एक मीथेन का जो मोल, 1 मोल जो मीथेन है वो 16 ग्राम है। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 मोल, 2 तो है गुणा में, और H2O को टोटल करते हैं तो H2O का टोटल कितना होता है, हाइड्रोजन में 2 है तो हाइड्रोजन के 2 ले लेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है तो टोटल हो गया 18। ये समझ में आया, इसलिए इसको साइड में लिख दिया है कि आपका हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, 1 गुणा 2 2, और 16 आपका ऑक्सीजन में होता है तो टोटल हो गया 18। तो यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन वाटर के मिले हैं, यानी कि हमें जल के मिले हैं। तो 2 गुणा मोल कितना हमारा 18 आया, 18 हमारा जो अणुभार है उसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मोल H2O का कितना आ जाएगा, 36 ग्राम जो है जल जो है इस में प्राप्त होगा दहन में। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है क्रोमियम और कॉपर जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों का लिख दिया गया है, आप इसको आराम से देख लें। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट जो है 3.6 आर्मस्ट्रांग तरंग दैर्घ्य लंबाई वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो देखिए इसको द्रव्यमान की गणना करने के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। उसका होता है लैम्डा, जो वेवलेंथ होती है वो H/P, और जहाँ पे H जो होता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है। और P की वैल्यू, P जो है आपका संवेग, इसको हम मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम P को हमने चेंज कर दिया मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, द्रव्यमान, यानी कि मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, m निकालना है। हमें लैम्डा दे रखी है 3.6 आर्मस्ट्रांग, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो ये आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और H हमें वैल्यू होती है जो कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है याद रखना होता है कभी कभी, और कभी कभी एग्जाम में दिया होता है। H होता है 6.626 इंटू 10⁻30 जूल सेकेंड, ठीक है। और M हमें निकालना है, और हमें पता होता है वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है, हमें ये भी याद रखना होता है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब समीकरण 1 में सबका वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 से m की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 को ले लेते हैं, और 1 से हमें क्या मिलता है, m बराबर मिल जाएगा H/λ इंटू v, ठीक है। ये मिल जाएगा। हमारे को H का वैल्यू पता है, ये रहा, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, ये रहा, और M हमें निकालना है जो कि हमें नहीं पता है, और V की वैल्यू जो है हमारे पास ये रहा। तो तीनों की वैल्यू डाल देते हैं, M की वैल्यू निकल जाएगी। तो M बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू लैम्डा की रख दी, ठीक है। नीचे हमने यहाँ पर जो है आपका ये वैल्यू हमने H जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी रख दी, ये नीचे लैम्डा की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर जो है हमने V की वैल्यू रख दी जो अभी अभी हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फोटोन देखा था। अब इसको रखने के बाद में इसको जब सॉल्व किया, M की वैल्यू यहाँ पे घातों को हमने सॉल्व कर दिया, सबकी 10 की घात को सॉल्व कर देते हैं पहले। तो 10 की घातों को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻34 प्लस 2, यानी कि 10 की घात 32 बच जाएगी, 10 की घात 32 हो जाएगी, और बटे में ये आ जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए 6.626 अपॉन में 3 इंटू 3.6 इंटू ये आपका जो हमने सॉल्व किया 32 का, तो ये आ गया -32, और हम इसको जब पूरे को भाग दे देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.615, और 10⁻32 तो है ही, तो केजी में इसका आंसर आ गया। द्रव्यमान हमारा मास जो है केजी में आ गया, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है SPD निरूपण का प्रयोग करके निम्नलिखित कष्टांक के जो संख्या से उपकक्षक के निरूपित करना है। तो यहाँ पे n बराबर 1 और l बराबर 0 है, n3 है, l1 है, n4 है, l2 है, n4 है, l3 है, n2 है, l1 है। तो इसमें जब n1 होता है और l 0 होता है तो फर्स्ट s आता है, 1s आता है, और जब 3 और 1 होता है तो 3p आता है, और जब 4 और 2 होता है तो 4d कक्षक आता है, और 4 और 3 होता है तो 4f कक्षक आता है, और 2 और 1 होता है तो 2p कक्षक आता है। ये हम लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनमें आपसे पूछा क्या गया है, एक हुंड का नियम पूछा गया है,
एक पाउली अपवर्जन का सिद्धांत पूछा गया है, एक बाउफ का नियम पूछा गया। तो तीनों नियमों को देख लेते हैं। सबसे पहले हुंड का नियम है, जो कि यहाँ पे मैंने दे दिया है, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपल शब्दों में देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है हुंड का नियम आप लिख देंगे, ये रहा है हुंड का नियम। इसको भी केवल लिख देंगे, ऊपर का नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर हुंड के नियम के अनुसार जो है हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण भी दे देंगे। ये हुंड के नियम के बारे में हम इस तरह से समझाएंगे। ठीक है, ये उदाहरण में लिख देंगे। अब पाउली का जो नियम है, पाउली अपवर्जन का नियम दूसरा पूछा है, उसके बारे में बता देंगे कि वो क्या होता है, और उसका भी उदाहरण अगर हमें देने की ज़रूरत है तो वो भी दे देंगे। नहीं तो हमको केवल समझाने से मतलब है, उसमें परिभाषा पूछिए, हम उससे क्या समझते हैं ये बताइए, बताना है हमें, तो इस तरह से इसको बता देंगे। उसके बाद में आप बाऊ का नियम पूछा है, उसमें तीसरा, तो आप बाऊ का नियम भी हम इस तरह से बता देंगे, और इसका डायग्राम है वो भी बना देंगे, ताकि एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर ना काट पाए। तो इस तरह का ये जो है 1S 2S 3S ऐसे करके चलता है ये। और आप बाऊ का नियम का जो उपयोग है वहाँ पर हम इस तरह से बता सकते हैं कि इसका किस लिए यूज़ होता है। तो हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं इससे। और फिर 11वां क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन परमाणु में 5वें कक्षक की त्रिज्या तथा ऊर्जा की गणना करनी है, यानी कि n हमारे को 5 दे रखा है, और Rn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0.529 इंटू एन का स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो R5 निकालना है तो n की जगह 5 रख दिया, और n की जगह 5 रखेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको गुना करके हम निकालेंगे तो 13.225 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। और अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग हटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो 10 से क्या आ जाएगा नैनोमीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3225 नैनोमीटर। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर है। बस वो क्वेश्चन में आपसे किस में पूछ रहा है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नहीं पूछा है ऐसा कुछ तो आप ये भी कर देंगे तो भी सही है, और यहाँ तक आएंगे तो भी सही है, लेकिन आपको यहाँ तक आना सीखना होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का पार्ट बचा हुआ है, इसमें ऊर्जा भी बतानी है, ऊर्जा की गणना करनी है। तो हाइड्रोजन के nth कोश की ऊर्जा जो है En बराबर होती है 2.178 इंटू 10⁻18 अपॉन में n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जूल पर एटम। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है। n हमें 5 दे रखा है, 5 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा माइनस का 8712 इंटू 10⁻20 जूल पर एटम। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या पूछा गया इसी क्वेश्चन का, देखिए, जी अक्ष के अस्तित्व के लिए n के निम्नतम मान क्या होंगे ये आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो n के लिए l के मान जो है वो होते हैं 0 1 2 3 4 और n-1 तक जाते हैं, है ना। तो n5 के लिए क्या होगा, स्टार्टिंग के 5 ले लेंगे तो 0 1 2 3 4, ये टोटल 5 हो गए। तो n5 के लिए l के मान क्या हो गए, ये वाले 0 1 से लेके 4 तक। तो l बराबर कितना, हमने 4 की बात हो रही है, तो l बराबर 4 के लिए जी कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा। ठीक है, अतः n का न्यूनतम मान जो है n बराबर 5 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि n बराबर 5 कैसे है, तो n हमने कितने ले लिया, n बराबर 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास कितना पूछ रहा है, n के लिए l का मान जो है कितना होता है, और n बराबर हम 5 लेते हैं तो इसका मान ये आ जाता है, और l बराबर 4 पे जी कक्षक का अस्तित्व अनुमत होता है, अतः n का न्यूनतम मान जो है 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन में, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो पहले मूलानुपाती सूत्र के बारे में लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे आणविक सूत्र को देखने। तो ये मूलानुपाती सूत्र आपको लिख लेना है, इसका उदाहरण दे देना है, और इसके अणुसूत्र जो है, आणविक सूत्र या अणुसूत्र बोले, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये रहा अणुसूत्र की परिभाषा, और उसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो है पूरा का पूरा उपयोग भी बता देंगे। अभी कभी कभी उपयोग पूछ लेता है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, और इसका एग्जाम्पल वगैरह सब आप दे सकते हैं। अब आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 98.96 ग्राम। इसके मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे बताना है। हमें पता है कि आणविक सूत्र का फॉर्मूला जो होता है वो मूल अनुपाती सूत्र गुना n होता है, यानी कि मूल अनुपाती सूत्र इंटू n होता है। तो चलिए पहले अणुसूत्र अगर हमें मिल जाएगा तो हमें मूल अनुपाती सूत्र मिल जाएगा, तो उसमें n से गुणा करके अणुसूत्र निकाल लेंगे। तो सबसे पहले
एन जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है अणु सूत्र भार, यानी कि मोलर द्रव्यमान जो कि हमें दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान देखोगे यहाँ पे मोलर द्रव्यमान 98.96 दिया हुआ है, वो यहाँ पे रखेंगे। मोलर द्रव्यमान हम यहाँ रखेंगे और नीचे में मूल अनुपाती सूत्र का भार। तो मूल अनुपाती सूत्र हम निकालने के लिए चलते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मूल अनुपाती सूत्र की गणना करेंगे तो सबसे पहले तत्व लिख देंगे जो कि आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इसकी परसेंटेज में मात्रा क्वेश्चन में दे रखी है 24, 4.07 और 71.65, ठीक है। और इनका कार्बन का परमाणु भार जो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनके जो है आपेक्षिक भार निकालेंगे। आपेक्षिक भार का मतलब होता है इसमें इसका हर सभी को 1 से डिवाइड कर देंगे, जो इनका सामने है इनसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24.7 में 12 को भाग देंगे, 4.07 में 1 का भाग देंगे और 71.65 में 35.5 का भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग देने के बाद में 2.2022 आएगा, 4.07 आएगा और 2.02 या 2.01 के आसपास लगभग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग 1.99 होगा तो लगभग 2, यानी कि सबसे छोटा जो है ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, जो हमारा छोटा आ रहा है इनको सभी को डिवाइड कर देंगे। इसको भी डिवाइड कर देंगे इस वाले से ही, इसको भी डिवाइड कर देंगे इसी से और इसको खुद को भी डिवाइड करेंगे इसी से। तो हमने डिवाइड किया तो सरल अनुपात मिलेगा हमें। सरल अनुपात क्या है आपका, देखिए, तो इसको डिवाइड किया तो 1 आया, इसको डिवाइड किया तो 2 आया और इसको डिवाइड किया तो 3 आया, 1 आया। तो ये मूल अनुपाती सूत्र जो हम लिखेंगे तो हमारे पास क्लोरीन का कितना आया, कार्बन का कितना आया, 1 आया तो C1 हो गया। हाइड्रोजन का कितना आया, 2 आया तो H2 हो गया। और क्लोरीन का कितना आया, इसका 1 आया तो Cl1 हो गया। तो यानी कि C1 यानी कि CH2Cl जो है इसका हमारे पास सूत्र बना मूलानुपाती सूत्र का। और मूल अनुपाती सूत्र जो है इसका हम अगर इसमें रख देंगे, मूल अनुपाती सूत्र का भार रख देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम मोलर द्रव्यमान हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम मोलर द्रव्यमान को ले लेते हैं। मोलर द्रव्यमान आपका ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखोगे 98.96। तो n की वैल्यू निकालेंगे और n को मूल अनुपाती सूत्र जो अभी अभी हमने निकाला है उसमें n से गुणा कर देंगे तो हमारा अणु सूत्र आ जाएगा। तो चलिए नीचे वापस चलते हैं। मूल अनुपाती सूत्र जो हमने निकाल लिया CH2Cl। अब मूल अनुपाती सूत्र भार जो निकालेंगे तो सबसे पहले भार निकाल लेते हैं। भार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बन कितना है, 1 है तो 12, हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2, H बराबर 1 होता है ना, तो H1 1 गुणा 2 2 और क्लोरीन होता है आपका 35.5। टोटल हो गया 49.5 जो है मूल अनुपाती सूत्र भार हो गया। अब n बराबर क्या होता है, हमारे को मोलर द्रव्यमान दिया हुआ था 98.96 और मूल अनुपाती सूत्र फॉर्मूले के हिसाब से नीचे रखेंगे तो हमारे को n मिल जाएगा। तो n आ गया 1.99 लगभग 2 के बराबर। तो 2 ले लेते हैं, इसको सीधा रहेगा, 2 ले सकते हो। तो 2 ले लोगे तो हमें पता है कि अणु सूत्र जो है उसको क्या बोलते हैं हम, तो अणु सूत्र हम निकालेंगे। तो अणु सूत्र निकाल लेते हैं आराम से। अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C2H, क्योंकि आपका n कितना है, 2 आया, 2 आया ना n, तो हम n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मूल अनुपाती सूत्र है उसमें 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो मूल अनुपाती सूत्र हमने कितना निकाला है, तो मूल अनुपाती सूत्र हमने निकाला है, देखो यहाँ पर CH2Cl, ठीक है। तो इसको रखते हैं CH2Cl में 2 से गुणा करेंगे जो कि n है हमारा, तो C2H4Cl2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा C, कार्बन कितना हो जाएगा 2 और आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 और Cl कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर ये मिस्टेक है बस, ठीक है। तो ये अणु सूत्र हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 कर देना, यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। तो मैंने बताया जैसे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को आसानी से तैयार करते हैं जैसा मैंने बताया तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप एग्ज़ाम में। तो सारे विषय का सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका बना रखा है प्लेलिस्ट, उसमें देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे अपडेट रहते हैं। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, आपने घंटी दबा रखी है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कौन सी वीडियो डाली गई है आपके लिए। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। तो समझ में आ गया होगा, एक बार आप जब करोगे मैंने जो जो बताया है इसको देख करके, तो आपको पूरा का पूरा ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ऐसे ही केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। एक बार जब हम वीडियो में आपको बताते हैं तो अपनी कॉपी किताब उठा करके इन सब चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे। जब लिखेंगे तो आपको एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आपने ये न्यूमेरिकल रट लिया है।
ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।